चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं अदर फैक्टर्स। देखो, जो इकोनॉमी को इम्पैक्ट करते हैं ना, इकोनॉमी में जो चेंजेस होते हैं ना, ये जो फैक्टर्स होते हैं ये स्टॉक मार्केट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। कैसे करते हैं अब वो समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं रेटिंग एजेंसी और ब्रोकरेज हाउस के इम्पैक्ट को। राइट, देखिए आपने देखा होगा कि कुछ रेटिंग एजेंसीज हैं दुनिया के अंदर जो इकोनॉमीज को रेट करती हैं, जैसे इकरा, क्रिसिल, मूडीज, राइट, S&P 500, ये रेटिंग एजेंसीज है। इनका काम क्या है? रेट करना। राइट, ये किसको रेट करती हैं? इकोनॉमी को, इंडस्ट्रीज को, बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स। तो जैसे एक रेटिंग एजेंसी है S&P 500, ये अमेरिका की टॉप मोस्ट रेटिंग एजेंसी है। मूडीज रेटिंग एजेंसी है। अब ये जो रेटिंग एजेंसीज होती हैं, इनका काम होता है रेट करना बेस्ड ऑन देयर फंडामेंटल्स। इनके पास बहुत एक्सपर्ट की टीम होती है। राइट, वो क्या करती है? वो एनालिसिस करती है, फंडामेंटल्स को सर्च करती है और फिर एक रिसर्च रिपोर्ट निकालती है जिसमें वो क्या करते हैं? रेटिंग करते हैं। तो रेटिंग किस हिसाब से होती है? AAA+, -B, इस तरह से ये रेटिंग्स है। ठीक है, अब जितनी हायर रेटिंग है उसका मतलब है सेफ्टी ज्यादा है, चाहे वो इकोनॉमी है चाहे वो कोई सेक्टर है। जितनी डाउनग्रेड है इसका मतलब है कि रेटिंग डाउन है, रिस्क ज्यादा है। और डी का मतलब होता है डिफॉल्ट। तो डी की रेटिंग किसी के लिए भी क्रैश करने वाली होती है, ध्यान रखना। तो ये सबसे बुरी रेटिंग मानी जाती है। और जब ये होती है तो ये अलार्मिंग सिचुएशन होती है, मार्केट क्रैश होती है। अब रेटिंग एजेंसी तो इस तरह से काम करती हैं। अब ये जो ब्रोकर्स फर्म होती हैं, ब्रोकरेज हाउसेज होते हैं, ये कैसे काम करते हैं? किसी भी स्टॉक के ऊपर पर्टिकुलरली एक टारगेट दे देते हैं कि हम इस शेयर को लेकर बुलिश हैं और हमारा एक XYZ टारगेट है। जैसे रिलायंस की रिसर्च रिपोर्ट निकाली कल मोतीलाल ओसवाल ने कि हमारा जो हम बुलिश हैं इसके ऊपर और हमारा टारगेट है 3000 का। तो लोग इन्हें फॉलो करेंगे। अब लोग इन्हें फॉलो करेंगे तो क्या होगा? मार्केट में इनका प्राइस उसी डायरेक्शन में जाएगा। अब देखो, इसके पीछे की लर्निंग ये है कि जो भी ये बोलते हैं ना, इनको सीरियस लेने वाले लोग बहुत सारे हैं। तो जब लोग इन्हें सीरियसली लेते हैं तो क्या होता है? मार्केट में मार्केट का डायरेक्शन इनके हिसाब से ही चलता है शॉर्ट टर्म में। तो जब कभी भी रेटिंग एजेंसी किसी भी इकोनॉमी को डाउनग्रेड कर दे तो उसमें शॉर्ट टर्म में मंदी देखी जाती है। और आपने रिसेंटली देखा होगा S&P 500 ने अमेरिका की इकोनॉमी को डाउनग्रेड जब किया था तो इकोनॉमी वहां से, यानी उनका जो इंडेक्स है डाउ जोन्स, 1000-1500 पॉइंट गिर गया था 2-3 दिन में। तो आने वाले दिनों में भी अगर ऐसा होता है तो आपको पता है क्या करना है। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में? तो शॉर्ट टर्म में मार्केट का डायरेक्शन यही तय करते हैं, पहली चीज। अब दूसरी चीज है स्कैम। अब देखो, यूं तो स्कैम ना कभी भी अच्छे नहीं माने जाते। इकोनॉमी में जब स्कैम होते हैं तो आप चाहते हैं कि स्कैम हो? कोई नहीं चाहता। किसी पर्टिकुलर शेयर्स में कभी स्कैम होते हैं तो आप चाहते हैं स्कैम हो? नहीं ना। तो ये बुरे माने जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको एक ऐसी चीज सिखाऊंगा जो कभी भविष्य में अगर होती है तो आपको पता चलेगा कि आपको कैसे अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना है, कैसे बचा के रखना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि स्कैम दो तरह के हो सकते हैं। एक तो कंट्री में स्कैम हो सकता है, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में स्कैम हो सकता है, और दूसरा किसी भी कंपनी में स्कैम हो सकता है। अब देखो, ये दोनों चीजें, अगर कंट्री में स्कैम हुआ ना, तो हमने पुराने स्कैम देखे, 2G 3G, कोलगेट, ये स्कैम थे जो हमारी कंट्री में हुए 2005 से लेकर 10 तक। अब ये जब स्कैम होते हैं ना तो कंट्री की छवि खराब हो जाती है। और जब छवि खराब हो जाती है तो जो FIIs होते हैं वो किसी ऐसी कंट्री में थोड़ी निवेश करेंगे जहां पर कंट्री में करप्शन ज्यादा है, नहीं करेंगे ना। तो इसीलिए कंट्री में, ऐसी कंट्री में कोई भी निवेश नहीं करना चाहता जहां पे स्कैम होते हैं। अब ये जो स्कैम्स हैं, देखो, कंट्री में हुआ तो मैंने बताया इसका रिएक्शन क्या आएगा। अगर ये कंपनी में हो गया ना तो विश्वास मानना। चलो दोबारा से शुरू करते हैं। अब ये जो स्कैम है ना, अगर कंट्री में हुआ तो समझ लो कंट्री की छवि खराब हो गई। सारे सेक्टर्स, कोई अच्छा सेक्टर है तो भी, बुरा सेक्टर है तो भी मार्केट के साथ नीचे आएंगे, क्योंकि यहां पर सवाल किसका है? कंट्री की रेपुटेशन का। तो जो इन्वेस्टर्स है ना, पैनिक होके मार्केट से निकल जाएंगे, स्पेशली FIIs। तो मार्केट में ऐसी सिचुएशन में तो लंबे समय तक मंदी रहेगी, क्योंकि यहां पर जो कॉन्फिडेंस वापस आएगा
वो सरकार के एक्शन के बाद आएगा, और सरकार इतनी जल्दी एक्शन अपने नेताओं के खिलाफ नहीं लेगी। ठीक है, तो इस सिचुएशन में मार्केट में एक बहुत बड़ी मंदी देखी जा सकती है और लंबे समय तक के लिए देखी जा सकती है। अब बात करते कंपनी के स्कैम की। तो आपने देखा यस बैंक, DHFL, PCJ ज्वेलर्स और बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जिनमें हमने देखा कि स्कैम हुए, राइट। सत्यम सबसे पहला एग्जांपल था मेरे करियर की शुरुआत में। तो सत्यम इंडिया की सबसे बड़ी, वन ऑफ टॉप लीडिंग IT कंपनी हुआ करती थी। अब चौथे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी होने के बावजूद उसका जो शेयर था इंट्राडे में 98% तक गिरा था। 300 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, 5 रुपए तक आ गया था। सोच के देखो, यानी बचा ही क्या। अच्छा, अब आप उस सिचुएशन में होते ना, तो ईमानदारी से मुझे बताना कितने लोग 100 रुपए पर आते ही बाय करते। यहां पे सारे हाथ उठने चाहिए ईमानदारी से। ईमानदारी तो यही कहती है 300 की चीज 100 में मिले और वो सत्यम जैसी मिले तो किसको बुरी लगती है। पर यही तो लर्निंग है कि ऐसा नहीं करना तुमको, क्योंकि वही शेयर 5 रुपए का था आधे घंटे बाद, और ये मुझे आज तक याद है 2 बजे के आसपास ये न्यूज आई थी और 3:30 तक तो कमाल हो गया था उसमें। मतलब किसी के पास 300 के भाव पे, 250 के भाव पर जो शेयर होंगे, सोचो वो कैसे रो रहा होगा अपनी पूरी जीवन भर की। आप इन्फोसिस में पैसा लगाते हो ये सोच के ये तो खत्म नहीं हो सकती, और उसमें सारी जिंदगी की कमाई लगा दी किसी इंसान ने, और सोचो वो 99%, 8% नीचे आ गया तो उस इंसान के पास बचा ही क्या, पूरी जिंदगी तो खत्म हो गई। इसलिए वॉरेन बफेट साहब एक बात बोलते हैं ना कि आप सारी की सारी इन्वेस्टमेंट किसी भी एक शेयर में मत करो, भले ही वो कितना भी अच्छा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है ना, खेल है अनसर्टेनिटी का, अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। जैसे क्रिकेट है और स्टॉक मार्केट है, मैं दोनों को कोरिलेट हमेशा क्यों करता हूं, दोनों अनिश्चितताओं का खेल है। क्रिकेट में भी असंभव कुछ नहीं होता, 6 बॉलों पे 6 छक्के लगते हैं, और अगर 37 रन की जरूरत पड़े तो एक नो बॉल भी आती है, सब कुछ पॉसिबल है। ठीक उसी तरह से स्टॉक मार्केट में ना, आप ये नहीं कह सकते कि ये तो हो ही नहीं सकता। जब आप ये सोचते हो ना ये तो हो ही नहीं सकता, तभी हो जाता है। एक की चीज को मैंने यहाँ पर 1000 रुपए का होते हुए देखा और 1000 वाली चीज को 1 रुपए का भी होते हुए देखा। तो स्टॉक मार्केट में सब संभव है, ध्यान रखिएगा। तो जब भी कभी किसी कंपनी में स्कैम आ जाए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि DHFL था या यस बैंक था या फिर और बहुत सारे जो कंपनीज थी उनके स्कैम हुए, तो सभी में एक बात कॉमन हुई कि 90% तक स्टॉक का प्राइस गिरा। यानी अगर हम उसी दिन दिल पर पत्थर रखकर 10 से 20% का लॉस ले सकते थे तो अपनी इन्वेस्टमेंट तो एटलीस्ट हम बचा ही सकते थे। तो यहां पर आपके लिए, सबके लिए लर्निंग क्या है कि जब भी भगवान ना करे ऐसा आपके साथ किसी पर्टिकुलर शेयर में हो जाए, तो इमोशनल नहीं बनना, उस कंपनी के शेयर से निकल जाना है 20% लॉस के साथ, क्योंकि आने वाले दिनों में आपका एटलीस्ट 80% तो सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा। ये लर्निंग है आपके लिए, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है। तीसरा फैक्टर, इंडिया विक्स। तो इंडिया विक्स क्या होता है? इंडिया विक्स बेसिकली वॉलेटिलिटी को मेजर करने वाला इंडेक्स होता है, जो आपको बताता है कि मार्केट आने वाले दिनों में कितने % वॉलेटाइल हो सकती है। इसकी वैल्यू इंडेक्स के तौर पर आपको नजर आती है। अगर मैं इसका इंडिया विक्स की करंट वैल्यू पर चर्चा करूं तो इसकी करंट वैल्यू जो है वो है अभी 13 के आसपास। ठीक है, तो ये 13 के आसपास की जो इसकी वैल्यू है, ये इस इंडेक्स की करंट वैल्यू है। अब आपको ये बताता है कि अगले 30 दिनों में मार्केट 13% वॉलेटाइल रह सकती है। तो इसका ऊपर जाना ज्यादा वॉलेटिलिटी को बताता है, इसका नीचे जाना कम वॉलेटिलिटी को बताता है। और वॉलेटिलिटी ज्यादा होने का मतलब है मार्केट में ज्यादा डर का माहौल है। देखिए, अगर मार्केट में डर बढ़ेगा तभी तो वॉलेटिलिटी भी बढ़ेगी, और वॉलेटिलिटी किसी भी तरफ हो सकती है। हम ये नहीं बोल सकते कि वॉलेटिलिटी तेजी की तरफ होगी, वो तो मंदी की तरफ भी हो सकती है। तो मार्केट अगर 13% वॉलेटाइल हो सकता है नेक्स्ट 13 डेज में, और यहां पर अगर मैं बोलूं कि यहां पर इसकी जगह अगर वैल्यू होती है इसकी 50, तो आप क्या बोलोगे? ज्यादा खतरनाक सिचुएशन कौन सी है? 50, क्योंकि यहां पर ऊपर या नीचे जाने की संभावना कितनी है? 50। तो 50 का मतलब है जब इंडेक्स 50% ऊपर या नीचे जाएगा तो मार्केट में शेयर्स का क्या हाल होगा, समझ सकते हो? तो रिस्क ज्यादा है, डर ज्यादा है। तो इसकी वैल्यू जितनी कम होगी उतना अच्छा है, वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना बुरा है। अब यहां पर मार्केट में आपकी लर्निंग क्या है? लर्निंग ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मार्केट में टॉप और बॉटम को पकड़ना सिखा रहा हूं, दुनिया में कोई नहीं सिखाएगा। आपको कैसे पता चलेगा मार्केट में अब मार्केट नीचे जाने वाली है? इसका मूल मंत्र आपको दे रहा हूं, ध्यान रखना। जब भी इंडिया विक्स, अभी की वैल्यू से समझाता हूं, अभी इंडिया विक्स की वैल्यू है 13, ये जिस दिन ऊपर जाएगा और एक वैल्यू के ऊपर क्लोजिंग दे देगा जो कि होगी 18, ध्यान रखना, वहीं से मार्केट नीचे आएगा। तो आपकी सिचुएशन से
13, 14, 15, 16, 17, 18, जिस दिन 18 के ऊपर ये क्लोज कर देगा समझ जाना मार्केट का टॉप लग गया है, और वहीं से मार्केट नीचे आ जाएगा, देख लेना ऐसा ही होगा। समझ रहे हो? पर इसके एक्सेप्शन भी समझ लो। अक्सर क्या होता है कि वॉलेटिलिटी दो वजहों से बढ़ती है, तो वो कॉमन वजह होती है, बजट के टाइम पर भी ये ऊपर आ जाता है और इलेक्शन के टाइम पर भी ये ऊपर आ जाता है। तो ये दोनों एक्सेप्शन समझना कि किसी इवेंट की वजह से जब ये ऊपर आएगा तो इसके अर्थ ये नहीं निकालना, ये इसका एक्सेप्शनल है। और इन दोनों वजहों के अलावा कोई भी वजह रहे मार्केट नीचे ही आएगा, ध्यान रखना। आ रही मेरी बात समझ में? अब सोच के देखो कि इसकी वैल्यू अगर मान लेते हैं इंडिया विक्स की वैल्यू है 25, एज्यूम कर लो, और जब ये इसके नीचे आएगा 18 पर और यहां पर ये क्लोज हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि अब मार्केट एक बड़े बुल रन के लिए तैयार है और यहीं पर मार्केट का क्या बनेगा? बॉटम बनेगा। आ रही है मेरी बात समझ में? तो मार्केट जब ऊपर से नीचे क्लोज देता है तो 18 के नीचे आने पर बॉटम लगता है, और जब नीचे से ऊपर जाता है तो 18 के ऊपर क्लोजिंग होने पर टॉप लगता है। आ रही मेरी बात समझ में? अच्छी खासी गिरावट, अच्छी खासी तेजी। अब तुम्हारे लिए बच्चों की बात होनी चाहिए, और जब भी ऐसा दिखे मौके पे चौका जरूर मार देना, रिजल्ट वही आएगा जो बता रहा हूं। आई मेरी बात समझ में? परफेक्ट। अब इसके बाद करेंसी एनालिसिस। देखो करेंसी भी ना आपको एक डायरेक्शन देती है, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। कैसे? नॉर्मली आप देखोगे कि जब भी करेंसी में मेजर ब्रेकआउट्स होते हैं ना, अब जैसे मान लेते हैं $1 की कीमत आज हमारे इंडियन रुपीज में 13 रुपए है, राइट? तो $1 कितने का है? 13 रुपए का है। $1 कितने का है? 13 ही पिछला घूम रहा है। तो आज $1 की कीमत है 83 रुपीज, राइट? अब मान लेते हैं कि 83 रुपीज का एक ऐसा लेवल आ गया जहां पर इसने बहुत बड़ा कंसोलिडेशन कर दिया, और फिर इसके बाद हुआ ये कि ये इसके नीचे सस्टेन करने लग गया और ब्रेकडाउन आ गया, यानी इंडियन रुपीज स्ट्रांग होके आ जाता है। मान लेते हैं यहां पे इसने ब्रेकडाउन दे दिया डॉलर ने। देखो जब रुपया मजबूत होगा तो डॉलर ब्रेकडाउन देगा, और हमारा रुपया नीचे जाएगा तो हम मजबूत हो रहे हैं, यही तो मतलब है। तो इसकी वैल्यू आ गई मान लेते हैं 79। तो जब ना आपको ये समझ में आ जाए कि रुपया अब यहां से मजबूत होने वाला है, वहीं से मार्केट तेज होगी, ध्यान रखना। तो जो रुपए की एनालिसिस है, करेंसी एनालिसिस है, वो भी आपको मार्केट का डायरेक्शन निकालने में मदद करती है। कैसे करती है? लॉजिक के साथ समझाता हूं। अब नॉर्मली क्या होता है, देखो हमारे देश में या किसी भी कंट्री में नॉर्मली किसी भी करेंसी की वैल्यू कैसे तय की जाती है? डिमांड सप्लाई। अब यूनिवर्सल करेंसी है डॉलर, तो उसी के कंटेक्स्ट में बात कर लेते हैं। तो यहां पर मान लेते हैं कि हमारे यहां पर FIIs, FDIs, FPIs, ये 3 मेजर सोर्सेज हैं डॉलर के। तो ये हमारे कंट्री में जब भी डॉलर लेके आते हैं तो इनको क्या चाहिए होता है? INR। तो ये INR की डिमांड करते हैं। ये डॉलर लेके आएंगे सभी और INR में कन्वर्ट करा लेंगे। कन्वर्ट करा के करेंगे क्या? पार्टी थोड़ी करेंगे, हमारे मार्केट में तो इन्वेस्ट करेंगे। तो जब हमारे मार्केट में पैसा आएगा तो जो रुपया है वो मजबूत हो जाएगा, और मजबूत रुपया क्या करेगा? मार्केट को ऊपर ले जाएगा। देखो ये सारे के सारे इन्हें छोड़ देते हैं, ये दोनों तो शेयर्स ही खरीदेंगे, म्यूचुअल फंड खरीदेंगे, डेट खरीदेंगे, कुछ ना कुछ तो खरीदेंगे। तो ये लोग क्या करेंगे? जब मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस इन्वेस्टमेंट से मार्केट में शेयर के प्राइस जाएंगे ऊपर, ठीक है, और मार्केट तेजी पकड़ेगा। तो एक चीज ध्यान रखना, जब हमारा इंडियन रुपीज मजबूत हो रहा है तो स्टॉक मार्केट भी मजबूत होगा। पैरेलल रिलेशनशिप होता है इन दोनों का, एंड वाइस वर्सा। अगर मार्केट में हमारा रुपया कमजोर हो रहा है तो यकीन मानो मंदी आएगी, मार्केट में गिरावट आएगी। मंदी से मेरा मतलब है गिरावट, ठीक है? आ रही मेरी बात समझ में? ये एनालिसिस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक ट्रेडर के लिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगली इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है मार्केट पी, मार्केट प्राइस अर्निंग, इसे पी भी बोलते हैं। देखो बेसिकली ये क्या है ना, जो निफ्टी 50 की कंपनीज होती है ना, निफ्टी 50 की जो कंपनीज हैं उनकी जो मार्केट कैप है उसको ना आप इन्हीं निफ्टी 50 की अर्निंग से, इनसे अगर आप डिवाइड कर देते हो ना, जो भी वैल्यू निकल के आएगी ना वो मार्केट पी होगा। और ये भी आपको टॉप बॉटम पकड़ना सिखाता है। कैसे? मान लेते हैं कि जो मार्केट का एवरेज पी है ना लास्ट 3 ईयर्स का, इसको देखना है हमको। ये आपको बता देगा कि मार्केट कहां पर बॉटम आउट होगा। अब लास्ट 3 ईयर्स का मान लेते हैं एवरेज पी है, एग्जांपल के तौर पर 19, ये वैल्यू है पी की, ठीक है, 19। मार्केट में करेक्शन हो रही है, अब मार्केट जा रहा है नीचे, और आप ना लोगों से फोन कर करके पूछ रहे हो क्या लग रहा है तेरे को मार्केट का, आपको क्या लग रहा है मार्केट का?
यार क्यों पूछने की जरूरत है किसी को? आपको ये विश्वास होना चाहिए कि मार्केट अब बॉटम के पास है। और ये कैसे पता चलेगा? जब मार्केट अपने 3 साल के एवरेज पी के पास आ जाती है तो वहीं पर बॉटम बनाती है। लिख लो इस बात को। आपको अब किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। किसी भी वजह से मार्केट में जब भी करेक्शन आएगी और 3 साल के एवरेज पी के पास मार्केट आ जाएगा, वहीं बॉटम बनाएगा। कंडीशन अप्लाई कि कोविड जैसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जो किसी के हाथ में नहीं है। अगर प्रॉब्लम कंट्रोलेबल है तो सॉल्यूशन ये है कि 3 साल का एवरेज पी जहां आएगा वहीं मार्केट बॉटम आउट होगा। ठीक है? अब इसमें कुछ बेसिस पॉइंट ऊपर नीचे कर लेना। अब ऐसा नहीं मैंने बताया कि 19 का मतलब 19 ही पकड़ के बैठ जाओ, 18.5 भी हो सकता है, 19.5 भी हो सकता है। ठीक है? इतना चलता है। आ रही मेरी बात समझ में? अब मार्केट को अवॉइड कहां पे करना है भाई, ये भी तो पता होना चाहिए। बॉटम का तो पता चल गया कि भाई यहां पर बॉटम लगाएगा, पर मार्केट टॉप कहां लगाएगा वो भी तो पी बताता है। कैसे बताता है? जब भी मार्केट की वैल्यू 27 से 30 के बीच में होगी तो मार्केट वहां पर टॉप लगाएगा। ध्यान रखो। तो अब बात यहां पे समझ में ये आनी चाहिए आप लोगों को कि कहां पे आपने निवेश नहीं करना है। देखो, अगर आपके पास बहुत बड़े कैपिटल का अरेंजमेंट हो जाता है और आप सोचते हो कि मार्केट के टॉप पर सारा पैसा लगा दें, तो भाई साहब मार्केट में ना, मार्केट आपको इस रफ्तार से कुटाई लगाएगी। वही तो समझा रहा हूं। तो अगर टॉप पर मार्केट में किसी ने निवेश कर दिया, अगर टॉप पर निवेश कर दिया तो क्या होगा सोचो? पैसा खत्म जल्दी हो जाएगा। और आपको ये समझ में, अच्छा देखो, मैं एक बात बोलता हूं सिंपल सी। मैं ये बोलता हूं, किसी को आपने क्यों पूछना है कि मार्केट का टॉप लग गया क्या? क्यों किसी को आप ये सोचते हो कि आपसे ज्यादा समझदार हो सकता है कोई? आप दुनिया में सबसे समझदार व्यक्ति हैं, बशर्ते आपको अपने ज्ञान पर यकीन होना चाहिए। मैं कहता हूं आपको ना पूछना बंद करना है लोगों से, मार्केट कहां जाएगा, मार्केट कैसे चलेगा। मैं जो बता रहा हूं उसे फॉलो कर लो, मार्केट वैसा ही चलेगा। अब सवाल का जवाब यह है कि मार्केट में अगर करेक्शन आएगी तो केवल और केवल इसी पी पर आएगी, यानी जब भी मार्केट इसके पास जाएगा वहीं महंगा होगा, वहीं से करेक्शन आएगी। जब भी मार्केट इस पी के पास आएगी वहीं से बॉटम बनेगा, वहीं से मार्केट ऊपर जाएगा। तो क्यों किसी से पूछना है हमें? तो जब भी अगली बार ऐसा हो, हम अपना पैसा मार्केट से निकाल लेंगे। अभी मैंने टीवी पर एक एंकर को सुना, एनालिस्ट को सुना, उनके पास बहुत सारे फोन आ रहे हैं कि सर मार्केट का टॉप लग गया क्या। मैं समझता हूं बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, पर मैं समझता हूं कि यार आपको वो सिचुएशन में जाना ही क्यों है कि किसी से पूछना पड़े? आप खुद इतने सक्षम बन जाओ ना। तो सिंपल सी बात है, जब भी मार्केट महंगा होगा आपको इस फॉर्मूले से पता चल जाएगा कि मार्केट महंगा है, मार्केट में अब आपको पैसा निकाल लेना चाहिए। जब भी ये फॉर्मूला आप देखेंगे मार्केट में लगेगा, आपको किसी से नहीं पूछना, आपको पैसा लगा देना है, पैसा बन जाएगा। सिंपल है ना? आ रही मेरी बात समझ में? अभी क्या होगा सर? क्या वैल्यू होगी? अभी सर वैल्यू जो है तकरीबन 22 के आसपास है। ठीक है? तो अभी मार्केट में बहुत स्ट्रीम बाकी है। आ रही मेरी बात सबको समझ में? कोई डाउट है? पूछ लो। परफेक्ट। बहुत सारे लोग अपने जीवन में जब ट्रेडिंग करते हैं तो एक बात से बड़ा अंदर बात करते हैं कि काश हमें कोई ऐसा शेयर पता चल जाए जो ऊपर चला जाए और जिसे ऑपरेटर पकड़ के बैठा हो, है ना? ये सबके मन में ना होता है सवाल। पर इनसाइडर तो एक इलीगल एक्टिविटी है ना? आजीवन कारावास हो सकता है जो इनसाइडर में पकड़ा गया। पर पकड़ा गया तो, नहीं पकड़ा गया तो बहुत सारे लोग शायद कर रहे होंगे, आई एम नॉट श्योर, बट शायद कर रहे होंगे। आपको अपने ज्ञान से कैसे पता चलेगा कि किसी के पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको वो यूज कर रहा है? देखो, किसी के पास होगी तो वो आपसे शेयर तो नहीं करने वाला, ये बात तो श्योर है। तो अगर किसी के पास कोई ऐसी न्यूज है जो एक्सक्लूसिव उसी के पास है, उसको कहा जाता है इनसाइडर। यानी इनसाइडर वो पर्सन है जो किसी पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहा है और उस कंपनी की कोई ऐसी जानकारी उसके पास है जो अनपब्लिश्ड है, जो अभी तक मीडिया में बाहर नहीं आई है, उसे कहते हैं इनसाइडर। अब इसके बारे में जानकारी आपको अपने ज्ञान से कैसे चलेगी वो समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर आपने सिंपल सी एक चीज समझनी है कि वॉल्यूम आपको ये जानकारी देता है कि कुछ ना कुछ तो किसी पर्टिकुलर शेयर में एक्टिविटी हो रही है, किसी न्यूज के चलते, किसी वजह के चलते। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि एक शेयर है जिसमें डेली वॉल्यूम होता है 1 लाख। ठीक है? ये 1 लाख का वॉल्यूम होता है डेली। आज किसी के पास कोई न्यूज आई और आज जो वॉल्यूम हुआ ना, एकदम से चेंज होके हो गया 50 लाख। अब ये सोचो कि ये 50 लाख का जो वॉल्यूम हुआ है ना,
ये नॉर्मल तो नहीं हुआ, क्योंकि नॉर्मल तो 1 लाख वॉल्यूम होता था, आज 50 लाख क्यों हो गया भाई? किसी को कुछ पता था ना? तो इनसाइडर है ये, ठीक है। यहां पर किसी कंपनी के मालिक को किसी जानकारी है, किसी एम्प्लॉय को जानकारी है, जानकारी किसी ग्रुप को हो सकती है, तब ये हुआ। तो समझ लो कि यहां पर कुछ इनसाइडर एक्टिविटी है। अब इसके एक्सेप्शन भी समझा देता हूं। देखो, कहीं भी म्यूचुअल फंड बाय करता है किसी पर्टिकुलर शेयर को, तो उसे इनसाइडर मत समझना, वो फंडामेंटल देखकर कर रहा है। पर अगर किसी म्यूचुअल फंड ने नहीं किया, किसी ग्रुप विशेष ने नहीं किया, तो ये इनसाइडर है, इसे पहचाना जा सकता है। और वॉल्यूम के साथ जब मार्केट में प्राइस ऊपर जा रहा है तो समझो कि किसी को कुछ पता है जो आपको या मुझे नहीं पता है। तो जब भी कभी ऐसा हो तो समझ लेना। अब ये दोनों केस में, ये बाइंग के केस में भी, ये सेलिंग के केस में भी, अगर कोई 50 लाख शेयर बेचकर निकल गया तो समझ लो मार्केट में प्राइस नीचे जाएगा। उसको वो पता है जो आपको नहीं पता, समझ रहे? तो दोनों तरफ लागू होता है। तो ये चीज आपको बचाएगी हमेशा। कोई डाउट है? परफेक्ट। मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध है। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588688475 और विजिट www.onlinenifm.com।